Next is breakup of long-term financing into debt to equity of total long-term finance. The proportion to be raised by way of debt or equity. दो तरह से आप कर सकते हैं, या तो डेप्ट ले या तो इक्विटी करें, मतलब शेयर्स वगैरह इश्यू करें और उससे आप पब्लिक से पैसा, पब्लिक फंड से आप पैसा लें। तो ये भी आपको डिसाइड करना है कि डेप्ट आपको कितना लेना है, हाउ मच डेप्ट यू शुड हैव, कितनी लायबिलिटी आप ले सकते हैं, या इक्विटी से आप कितना इश्यू निकाल सकते हैं, कितना वो कर सकते हैं। उसकी भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। अगर आप मोर, इफ यू नीड टू रेज मोर फंड फ्रॉम इक्विटी शेयर्स और थिंग, यू हैव टू डू समथिंग फॉर्मेलिटीज, get the permission from the registrar and registrar of the company, and according to the companies act you have to move on if you want to raise fund by equity. So these things you have to decide. So all these things are decided in when you do financial management. All items in the profit and loss account, that is interest, expenses, depreciation, higher amount of debt means higher interest expenses in future. Similarly, use of higher equity may entail higher payment of dividends. Similarly, an expansion of business which is a result of capital budgeting decision is likely to affect virtually all items in the. आपको ये देखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन से आइटम्स हैं, इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं आप। अगर आप इक्विटी से फंड रेज करते हैं तो आपको उतना ही ज्यादा डिविडेंड देना पड़ेगा, और अगर आप डेब्ट से फंड रेज करते हैं तो उतना ही ज्यादा आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आपको ये सारा देखते रहना पड़ेगा। यू हैव टू चेक ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम हाउ माई मनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग दीज पीपल। अगर आप यही देते रह जाएंगे तो आपको प्रॉफिट कहाँ होगा, यू आर नॉट गोइंग टू गेट प्रॉफिट। तो ये सारा जो इंतजाम है ये किसमें होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। अब इसकी बात आती है कि ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव जैसा हमने पहले डिस्कस किया, अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें ये पता चलता रहता है कि हमारे बिजनेस में फाइनेंस की जो कंडीशन है वो कैसी है, कितना हमें फाइनेंस और रेस करना है, कहाँ से रेस करना है, कौन कौन से वो तरीके हैं जिसमें हम कम से कम लिएबिलिटी लिए हुए फाइनेंस को अरेंज कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल के लिए हमें फाइनेंस अरेंज करना है या फिक्स कैपिटल के लिए हमें फाइनेंस अरेंज करना है। ये सारी बातें हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट से मिलती हैं। सो द प्राइमरी एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमेट शेयर होल्डर्स वेल्थ विच इज रेफर्ड सो टू वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट। मतलब पहला कॉन्सेप्ट है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट, मतलब शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़नी चाहिए, क्योंकि शेयर होल्डर तभी तक आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड होगा जब तक उसके शेयर की वैल्यू बढ़ेगी या उसे अच्छा डिविडेंड मिलता रहेगा। जिस दिन उसे अच्छा डिविडेंड नहीं मिलने लगेगा वो आपका शेयर बेचकर उससे बाहर निकलने की तुरंत कोशिश करेगा, और जब मार्केट में शेयर बिकने लगता है तब उस मार्केट में शेयर की वैल्यू कम होती है। जब ज्यादा शेयर किसी कंपनी के बिकने लगते हैं तब उस कंपनी की रेपुटेशन की जो है वो कम होती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि शेयर बेचने का मतलब है कि कंपनी पर अब लोगों का फेथ कम हो रहा है। दे आर नॉट trying to retain the share of the company. So that's why this rumor gives a bad impression or to the other people. तो वो दूसरे खरीदते भी नहीं, और खरीदने वाले भी जब तैयार होते हैं, जब वो देखते हैं कि ज्यादा लोग बेच रहे हैं तो वो लोग भी रेट बहुत कम कर देते हैं, तो कभी कभी लोगों को लॉस में शेयर बेचना पड़ता है। So this is what happens if you do not decide how much dividend should be given to the शेयर होल्डर्स। तो इसलिए ये ऑब्जेक्टिव तो है कि आपके शेयर होल्डर जितने हैं उनकी वेल्थ जो है वो कंटिन्यूअसली ग्रो करनी चाहिए। दैट्स व्हाट विल बी द रिजल्ट, दे विल कीप योर शेयर विद देम, वो रखेंगे, वो बेचने की कोशिश नहीं करेंगे। द मार्केट प्राइस ऑफ अ कंपनी शेयर इज लिंक्ड टू 3 बेसिक फाइनेंशियल डिसीजन विच यू विल स्टडी इन अ लिटिल लेटर। दिस इज बिकॉज कंपनी फंड्स बिलोंग टू द शेयर होल्डर्स एंड द मैनर इन विच दे आर इन्वेस्टेड, वो सब मैंने आपको अभी जो है शॉर्टकट में बता दिया। ऑल फाइनेंशियल डिसीजंस एम एट इंश्योरिंग दैट ईच डिसीजन इज सफिशिएंट एट समथिंग वैल्यू, सच वैल्यू एडिशन टेंड टू इंक्रीज द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। मतलब फाइनेंशियल डिसीजन में क्या होता है, आप अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को इस तरह से मैनेज करते हैं कि आपकी कंपनी की जो रेपुटेशन है वो बढ़ती है, कंपनी के जो शेयर के प्राइसेस हैं वो भी मार्केट में बढ़ते हैं, और जो शेयर होल्डर्स है उनका जो फेथ है, उनका जो विश्वास है वो भी आपकी कंपनी पर बढ़ता चला जाता है, और उनकी भी वेल्थ अल्टीमेटली बढ़ती है, उनको डिविडेंड ज्यादा मिलता है। सो दिस इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देन फैक्टर्स affecting the capital budgeting decision, a number of projects are often available to business to invest in, but each project has to be reevaluated. अब आपके पास जो प्रॉफिट आ रहा है, जो रिजर्व आपके पास है, उसको आपको इन्वेस्ट करना है। कंपनी पैसे रख नहीं सकती, वो बैंक में पैसे नहीं रखेगी, इट इज नॉट फ्रूटफुल। तो वो क्या करते हैं, वापस से पैसा मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड ले लेते हैं
दूसरी कंपनी के शेयर्स ले लेते हैं, डिबेंचर्स ले लेते हैं, या दूसरी कंपनियों को लोन देते हैं। ये सब काम कंपनियां करती हैं, उसी से उनको और फंड रेज होता है। तो इन्वेस्टमेंट एंड इट्स कंपेटेबिलिटी विल बी इंडस्ट्रीज एवरेज इज सीन। देयर आर सर्टेन फैक्टर विच अफेक्ट द कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अब क्या क्या आपको देखना है, कौन कौन सी वो बातें हैं जो आपके कैपिटल बजटिंग, बजट का मतलब ये होता है कि हमको तय करना है कि हमारे पास इतना पैसा है तो उसको मुझे कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट इज कॉल्ड बजट। तो कैपिटल जो आपके पास है, जो कैपिटल आपके पास आया हुआ है, जो शेयर होल्डर्स ने इतने सारे पैसे आपके लगाए हैं, उसको बजट करना है, उसको इन्वेस्ट करने के लिए किस तरह से आपको कौन कौन से वे से आप उसको इन्वेस्ट करते हैं, दैट यू टू सी। कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट। When a company takes an investment decision involving huge amount is expected to generate some cash flows over a period. These cash flow are in the form of a series of cash receipt and payments over the life of investment. मतलब अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट आप कहीं कर रहे हो तो आप ये सोचोगे कि उससे रेगुलर कैश मिलेगा क्या। कई ऐसे बॉन्ड होते हैं जिनकी रेगुलर मंथली इनकम होती है, कई ऐसे दूसरे इन्वेस्टमेंट है शेयर्स के जिसमें वो कंपनियां इतना अच्छा ग्रो करती रहती है कि रेगुलर डिविडेंड मिलता रहता है। तो फर्स्ट आपको ये देखना है कि कैश फ्लो हो सकता है क्या। मतलब मैंने समझो 100 करोड़ कहीं लगा दिया, अब मुझे मालूम है कि हर महीने मुझे 50 लाख का कैश टर्नओवर मुझे मिलता रहेगा, तो वो 50 लाख मैं अपने बिजनेस में बहुत अच्छी तरह से एडजस्ट कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। तो पहला मैं तो यही देखूंगा कि क्या ये इन्वेस्टमेंट के बाद मैं ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो क्या उसका मुझे कैश फ्लो मिल रहा है। देन द रेट ऑफ रिटर्न, सबसे बड़ी बात है, कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका इंटरेस्ट रेट क्या मिलने वाला है, रिटर्न आपको क्या मिलने वाला है। पैसा अगर डबल होने वाला है तो कितने दिन में हो सकता है, कितने महीनों में, कितने साल में हो सकता है, दैट वी हैव टू सी। सो whenever you also when invest a simple person, normal person when invest, he also thinks कि कितना रिटर्न मिलेगा, इसमें कितना इंटरेस्ट मुझे मिलेगा या मंथली इनकम मुझे, तो रिटर्न का रेट आपको जरूर देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो भी प्रोसीजर है वो क्या क्या है, उसमें ये कहीं आपको आपके पैसे डूबने का तो चांस नहीं है, कहीं कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं कि जिससे आपको लगे कि कल को इससे कुछ धोखा हो सकता है, खतरा हो सकता है, देयर इज एनी डेंजर। कैलकुलेशन वगैरह है रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रेट, कैश फ्लोज, रेट ऑफ रिटर्न, ये सारा क्राइटेरिया आपको पहले अच्छी तरह से पढ़ना है। जो भी डॉक्यूमेंट आप कर रहे हैं ये सब आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। तो ये सब हमारे हो जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन। Dividend decision and factors affecting dividend decision and other points we will discuss in next video. Okay, thank you.